नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो झारखंड अचानक से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि लग रहा है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरबराह हैं हेमंत सोरेन, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और आपको पता है कि जो जो दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं उनको किस तरह से ईडी के नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, किसके कहने पर भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन को अब तक 6-7 बल्कि अब तक ईडी के नोटिस भेजे जा चुके हैं। सातवां जो नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से, ये 5.5 महीने में 7 नोटिस भेजे गए हैं जो कि जमीन घोटाला और रेत खनन से जुड़े हुए हैं। सातवां जो नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि आप हमें बताएं हम कहां आ सकते हैं आपसे पूछताछ करने के लिए। और उसकी मियाद भी अब खत्म हो गई है। जो 7वां नोटिस था उसके जवाब देने की या पेश होने की मियाद जो है वो अब खत्म हो चुकी है। और अब अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमएलए हैं सरफराज अहमद, जो कि गांडिया से विधायक हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे के बाद से ही अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनको सीएम बनाया जा सकता है। क्या उनके हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की क्या तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से वो एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और उस मास्टर प्लान में कल विधायकों की बैठक भी होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने एडवोकेट जनरल से मुलाकात भी की है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से लगातार नोटिस पर नोटिस ईडी की तरफ से उनको भेजे जा रहे हैं, जल्द ही कुछ बड़ा हो सकता है। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया है, ऐसा लग रहा है, जिसमें कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। और कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो गांडिया से 6 महीने के अंदर, क्योंकि आपको विधायक होना होता है, वो विधायक नहीं है अभी, और 6 महीने के अंदर आपको सीएम बनने के बाद आपको चुनाव आपको लड़ने होंगे और आपको जीतना हो। तो ऐसे में शाह हुसैन को ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो फिलहाल झारखंड की इस सियासी जो भूचाल वहां पर आया हुआ है उसको किस तरह से देखा जाए। 24 साल के झारखंड में अब तक एक बार ही ऐसा हुआ है कि 5 साल किसी चीफ मिनिस्टर ने पूरे किए हैं। 11 मर्तबा चीफ मिनिस्टर परिवर्तित हो चुके हैं। आपको पता है हेमंत सोरेन को लेकर लगातार दबाव ये बनाया गया कि वो बीजेपी की तरफ चले जाएं, बीजेपी में शामिल हो जाएं, एनडीए का हिस्सा बन जाएं। लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि उसके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब तक आप उस वॉशिंग मशीन में धुलते नहीं हैं तो आपके दाग जो हैं वो वैसे ही रहते हैं। अगर आप उस वॉशिंग मशीन में धुल जाएं तो सारे दाग साफ हो जाते हैं। ये आपने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। और लगातार जो ईडी के नोटिसेस हैं, वो चाहे केजरीवाल से लेकर और हम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन तक पहुंच रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन 10 साल में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी केस ने कुछ गलत किया है तो वो सिर्फ विपक्ष के नेता हैं। लगातार उनके ऊपर ही तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। झारखंड का ये पूरा मामला आप बिहार से जोड़कर भी देख सकते हैं। बिहार में अभी आपने देखा कि किस तरह से खबरें पूरी तरीके से प्लान की गई। ये बताया गया कि वहां की सरकार अब पूरी तरीके से अस्थिर है। लगातार बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की गई और ये कहा गया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा सकता है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। इस तरह की तमाम खबरें फैलाई गई। ये भी फैलाया गया कि वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब इसी तरह की प्लानिंग जो है बीजेपी झारखंड में भी करने जा रही है। एक तरफ ये दिखाया जाता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं है, और ये बताया जाता है कि मोदी अजय हैं और 400 पार की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं और खासतौर पे वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां किस तरह से सरकारों को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में अगर कोई एक दल सबसे ज्यादा माहिर है तो वो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी है। इस पूरी सियासत को कैसे देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, बल्कि 3 खास मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं बिलाल सब्जवारी जी हैं,
पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना माना चेहरा, अक्सर मेरे प्रोग्राम पे रहते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, स्वागत बिलाल साहब। मेरे साथ झारखंड से शाहनवाज हसन साहब जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार बेबाक तरीके से लिखते रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है शाहनवाज साहब आपका भी। और आनंद कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे साथ जुड़ गए हैं इस तमाम चीज पर बात करने के लिए, झारखंड की सियासत में जो पूरी उठापटक हो रही है उस पर बात करने के लिए। सबसे पहले शाहनवाज साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, इस पूरे मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर भी शामिल है। जब से फराज अहमद का इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा उन्होंने दिया है, उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है कि अब कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, क्योंकि लगातार उनको 7 नोटिस जा चुके हैं हेमंत सोरेन को ईडी के, और आखिरी जो नोटिस है 7वां, उसकी भी मियाद जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में उन्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा उनके साथ हो सकता है और इसीलिए कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। कैसे देखा जाए झारखंड की इस पूरी सियासी उठापटक को? देखिए, ये जो टोटल मामला जो आप देख रहे हैं, ईडी से जुड़ा जो मामला है, ईडी का जो मियाद था वो तो आज खत्म हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री आवास से एक बंद लिफाफा ईडी मुख्यालय भेजा गया है। और उस बंद लिफाफे में क्या मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया है तो जानकारी नहीं मिली, अभी जस्ट जानकारी हुई है। और मुख्यमंत्री हमारे जो हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो अभी पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। और कल उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, कल शाम को। पहले ये खबर आई थी कि आज ही विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन आज विधायक दल की बैठक को किन कारणों से टाल दिया गया ये तो पता नहीं, लेकिन कल शाम की बैठक बुलाई गई। कुल मिलाकर ईडी के समक्ष बार बार नोटिस ईडी को जारी इसलिए करना पड़ा कि ईडी के ने जिन मुद्दों को लेकर के उनको बुलाया था, ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हो रहे थे। अब जिन जिन की जिन जिनको ईडी का जवाब चाहिए था वो जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा होगा, जब भी उनको बार बार नोटिस दी गई। यह क्या मामला हो तो ईडी वाले अधिकारी बेहतर बताएंगे। लेकिन ये इतना है कि झारखंड में को एक तरह से सभी ने अब तक जो हुआ है ये इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से सभी ने लिया, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक लिया है। इसमें बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई हैं। अब अधिकारियों की गिरफ्तारी होना, कई मुख्यमंत्री के करीबी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। इसलिए इस पर ये कहना कि निर्दोष थे या दोषी हैं ये तो न्यायालय का मामला है, वो न्यायालय ही बता पाएंगे। लेकिन जिन मामलों में गिरफ्तारी की गई काफी गंभीर मामले थे, जिनको लेकर के अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी जेल में हैं, उनके करीबी भी लोग जेल गए हैं। अब ईडी के पास क्या साक्ष्य था और न्यायालय में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या पक्ष रखते हैं, ये तो न्यायालय का कहना ही देखना है। लेकिन अभी इनस्टेबल तो हो ही जाएगा झारखंड, क्योंकि जो अब तक हम लोगों को जानकारी मिली है कि वो अपनी पत्नी को ठीक लालू यादव के तर्ज पर जिस तरह से राबड़ी देवी को बना दिया गया था चारा घोटाला में, उसी तरीके से जो अभी खबर जो हम लोगों को मिल रही है कि वो कल्पना सोरेन को ही सरफराज अहमद जी से इस्तीफा लिया गया है और उन्होंने कबूल भी, आनन फानन में इस्तीफा मांगा गया और ये कहा गया कि आप इस्तीफा दें, और उन्होंने वो इस्तीफा दिया, उसको कबूल किया गया। और जो संविधानिक जो बाध्यता है कि आपको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना, तो इसके लिए एक पिच तैयार करना है, बोलते हैं, आगे के लिए एक पिच तैयार करके रखा गया। लेकिन देखना ये होगा कि जेएमएम में कितना एक्सेप्टेंस होता है उनका, वो उनको सामने लेकर आते हैं, इसको लेकर के भी देखने वाली बात होगी कि खुद जेएमएम पार्टी में कहीं जो अंदरूनी कलह की भी बात सामने आ रही है। खुद सिटिंग उनके जेएमएम के कई विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर के अब आगे क्या रणनीति होती है ये तो कल शाम के बाद ही मालूम हो पाएगा। जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन आनंद जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अगर एनडीए का वो हिस्सा बन जाते तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उनके सारे दाग धुल जाते? और अभी लगे रहा है कि तमाम दागदार जो हैं वो विपक्ष में ही बैठे हुए हैं और तमाम जो दूध के धुले हैं वो तमाम नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। या तो आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, अगर आप उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपका हश्र ऐसा ही होगा। लगातार 7 नोटिस भेजे गए, आज उसकी मियाद खत्म हो गई और अब लग रहा है कि
कुछ भी वहां पर हो सकता है, कल तक का इंतजार करना होगा। आप कैसे देख रहे हैं झारखंड के इस पूरी उठापटक को? देखिए, सबसे पहली बात, बीजेपी शुरुआत से ही कहती रही है, ये सरकार हम नहीं गिराएंगे, ये सरकार अपने अंतर्विरोधों की वजह से, अपने भ्रष्टाचार की वजह से गिर जाएगी। और बीजेपी का पूरा जोर इसी पर है कि किसी तरह से हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को इतना भ्रष्ट साबित कर दिया जाए कि एजेंसियां जो लगी हैं उनके पीछे, बहुत सारे मामले निकल रहे हैं, इतने सारे आईएएस अधिकारी जेल में, ये सारी कवायद इसलिए थी कि हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके। अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत सबूत होते या एक भी सबूत होता तो हेमंत सोरेन पर अब तक कार्रवाई हो गई होती, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन एजेंसियां उन तक पहुंचेंगी कैसे, उसका रास्ता तैयार किया जा रहा था। तो इसके दो रास्ते थे। पहला रास्ता था जो शिकायत हुई थी उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कि उन्होंने अपनी अपनी पत्नी के नाम से और परिवार के लोगों के नाम से माइनिंग लीज ले लिया मुख्यमंत्री रहते हुए। उस पर निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई। उस पर निर्वाचन आयोग ने एक लिफाफा भेजा अपना ओपिनियन के साथ, वो राजभवन में पिछले साल अगस्त के महीने से पड़ा हुआ है। उस पर एक अलग सियासत चली, मुख्यमंत्री को फिर अपना पूरा कुंबा लेकर रायपुर जाना पड़ा। उसके बाद ये ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। 17 नवंबर को उनसे पहली बार पूछताछ हुई थी साहेबगंज के खनन घोटाले के मामले में। 1000 करोड़ से ज्यादा का आरोप था कि उस पर पत्थर खनन का घोटाला हुआ है। करीब 9-10 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद हेमंत सोरेन उस मामले में फिर वो बंद हो गई जांच ईडी की। उसके बाद उस मामले में हेमंत सोरेन से कोई पूछताछ नहीं हुई। उसके बाद जमीन वाले मामले में उनको इस साल 14 अगस्त से लेकर 12 दिसंबर तक कुल 6 बार बुलाया गया समन भेजकर। मुख्यमंत्री नहीं गए। इस बीच उन्होंने कानूनी राहत पाने की कोशिश की, बहुत सारी बातें कही कि ईडी का जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है, भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि उनको किसी तरह से घेरा जाए। लेकिन ईडी ने जो उनको आखिरी बार जो 2 दिन का समय दिया, मोहलत दी कि आप 2 दिन में बताइए कि अब हम आपसे कहाँ आकर पूछताछ करें, किस वक्त करें और किस जगह पर करें। हेमंत सोरेन अब सीधे सीधे कंसंट्रेशन के मूड में है। वो चाहते हैं कि एजेंसियां उन पर कार्रवाई करें, उन पर कार्रवाई हो, ताकि देश भर में एक मैसेज जाए कि इंडिया अलायंस का एक ऐसा नेता जो प्रमुख नेता है, किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी सरकार को हिलाने की साजिश हो रही है, उनकी चुनी हुई निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को गिराने की साजिश हुई है। और इसलिए हेमंत सोरेन अब कोई राहत पाने के मूड में नहीं है। वो सीधे सीधे अब सामने खड़े हैं एजेंसियों के कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। और इसी के तहत वो कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है और सरफराज अहमद का इस्तीफा भी इसीलिए कराया गया है। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच ये है कि चुनाव लड़ने की जो बाध्यता है, किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम होगा तो वहां चुनाव नहीं होगा और 6 महीने के अंदर आपको चुन कर आना है। तो अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर चला जाता है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे, क्योंकि 1 साल में एक आध दिन नहीं आगे पीछे का फर्क है। 6 जनवरी को विधानसभा का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा और 31 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया, तो 6 दिन का अंतर, 1 साल 6 दिन बचते हैं। चुनाव आयोग मानेगा कि नहीं मानेगा? संवैधानिक बाध्यता की बात छोड़ दें, तो अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तब क्या परिस्थिति पैदा होगी? तब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। और अगर मुख्यमंत्री इस आधार पर उनको मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाने से इनकार कर देंगे तब क्या होगा? तब एक बड़ी संवैधानिक बाध्यता, मतलब संवैधानिक संकट खड़ा होगा कि जेएमएम अपने अंदर से किसी को चुन के भेजेगा, जो चुने हुए विधायक हैं उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या कल्पना सोरेन बनेगी। मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों पर विचार के लिए महाधिवक्ता को बुलाया गया था आज, और विधायक दल की बैठक में भी इन सब मुद्दों पर विचार होगा। और क्योंकि इन सब में गुरुजी यानी शिबू सोरेन की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वे केंद्रीय अध्यक्ष है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है और उनकी बात कोई नहीं टालता है, चाहे वो परिवार हो या जेएमएम। तो अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनती है और शिबू सोरेन इसका ऐलान करते हैं, तो जो शाहनवाज भाई ने जो बात उठाई थी कि अंदर बगावत हो सकती है, उस बगावत को दबाया जा सकता है अगर शिबू सोरेन उनके पीछे खड़े हो जाए, वो कहें कि भाई मैं समर्थन करता हूं कल्पना सोरेन को सीएम बनाने। तो ये सारी बातें हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बिलाल साहब, आप अगर इंडिया गठबंधन के हवाले से इसको देखें, क्योंकि ये हमें देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो है, जेएमएम जो है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है
और लगातार मजबूती से वो साथ में खड़े हैं। जब पिछली अभी बैठक जो हुई थी, लास्ट बैठक जो दिल्ली में हुई थी, वहां उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे, हालांकि नुमाइंदे उनके शामिल हुए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शायद वो डर सता रहा था या फिर उन्हें लग रहा था कि अभी उनको वक्त चाहिए, वो दिल्ली नहीं आना चाह रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ ये दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, जैसे इंडिया गठबंधन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग नामों से उसे पुकारना और ये कहना कि देखिए ये दल साथ में इकट्ठा तो हुए हैं, इनका कोई दूल्हा नहीं है और ये क्या लड़ पाएंगे, इस तरह की तमाम बातें और तमाम तरह की खबरें जो है वो प्लान की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी पूरी कवायद तेज है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईडी किसके कहने पर और किस तरह से काम कर रही है, और फिलहाल विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगाता रहा है कि जो तमाम इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं वो फिलहाल सरकार के सत्ता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए बुशरा साहब, इसको एक लार्जर प्रोस्पेक्ट्स में समझने की जरूरत है। ये कहना कि सिर्फ विपक्षीय सरकारें या विपक्षीय दल ही इस देश में भ्रष्टाचारी हैं, तो ये एक विरोधाभासी चीज हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझिए कि राजस्थान के अंदर लाल डायरी का इशू आया, ईडी सीबीआई गृह मंत्रालय के पास वो लाल डायरी मौजूद थी और चुनाव के बीच ईडी और सीबीआई सत्ताधारी सरकार के यहां रेड करते हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं भ्रष्टाचार विरोधी कि ये सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी तरह का आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव ऐप जो विटनेस थी उस पर दबाव बनाया गया था इस तरह का बयान देने के बाद, जो बाद में वो अपने वो भी एक्सपोज हो गया, उसने मना कर दिया कि मेरे पर दबाव बनाया गया। इसी तरह का आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर एक डिजाइन किया गया था कि जो पूर्व में सरकारें रही हैं 2018 में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैरेटिव डेवलप किया जाता और जिसमें ईडी और सीबीआई का उपयोग किया जाता है। यही नैरेटिव आप देख रहे हैं दिल्ली में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वही एक वेपनाइज किया जा रहा है कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार है या तो भ्रष्टाचारी है और उसको भी आबकारी नीति के तहत उसके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में पड़े हुए। दरअसल ये जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है इसमें अगर सत्ताधारी पक्ष ये कहने लगे कि विपक्ष पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है या विपक्षीय सरकारें पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये लोकतंत्र का एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात है। मैं कहूंगा कि ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही भ्रष्टाचार पे खड़ी है और मौजूदा सरकारों के भी भ्रष्टाचार, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप पूर्व की और सरकारों में देख लिए, कहां पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे सत्ताधारी पार्टी पर और किस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे उनके बयानात को देख लीजिए, मैं और किसी की बात ही नहीं कर रहा। सतपाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अंदर 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया था, उसमें क्या हुआ? उल्टी सतपाल मलिक की ही को ही परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में इसको देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट का ये डिजाइन है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से इस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जो हमले सत्ताधारी खासतौर से विपक्षी सरकार किए जा सकते हैं उसके माध्यम से उनको एक भ्रष्टाचारी दिया जाए ताकि लोकतंत्र। छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया, आपने अभी तक क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की अशोक गहलोत के खिलाफ? आपके पास तो लाल डायरी मौजूद थी, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग विदेश जी। बिलाल साहब मैं आपके पास लौट रही हूँ। शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, कुछ सिग्नल्स में आपकी प्रॉब्लम है, या तो आप रिज्वाइन कर ले। मैं इतने शाहनवाज साहब के पास जा रही हूँ। शाहनवाज साहब, ये अब कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 4 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, वो 5 साल अपने सत्ता के पूरे करेंगे और 2024 में एक बार फिर से चुनकर आएंगे। क्या आपको लग रहा है लोकसभा के साथ
विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई आशंका लग रही है? और अब तक लगातार हम ये देख रहे हैं कि झारखंड की सियासत में हमने देखा है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने एक बार के अलावा 5 साल नहीं पूरे किए हैं और 11 परिवर्तन जो है अब तक हो चुके हैं मुख्यमंत्रियों के। तो ये भी हम देख रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें आप कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कहीं ये जो पूरा दबाव है ये इसलिए है ताकि हेमंत सोरेन झुक जाएं और या फिर कुछ और आपको मामला नजर आता है? देखिए, दोनों बातें अभी आनंद जी की जो बात सामने आई, ये इस मामले में हेमंत सोरेन मुझे नहीं लगता है कि झुकने के स्थिति में है, झुकना नहीं चाहते हैं। उसको वो पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं एक तरह से, आइए आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। और इस गिरफ्तारी का उनका जो ये है कि जनता के बीच जाएंगे और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम सरकार चला रहे थे और देखिए, और इस तरह से हमारे साथ में अन्याय किया गया क्योंकि मैं उनके दबाव में नहीं आया। और जिसका जेएमएम एक तरह से उनके जो सलाहकार हैं वो उसको अपर हैंड देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस मामले को लेकर के, जैसे पूर्व का भी देखा जाए, लालू यादव का अब हम कह लें चारा घोटाला के बाद नीतीश कुमार का उदय होना और सरकार में आना, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि इसको कितना लाभ मिलेगा और इसका कितना लाभ इससे मिल पाता है इनको, जेएमएम को, या विपक्षी उनके जेल जाने से उसका कितना लाभ उठा पाएंगे, ये तो अभी बताया नहीं जा सकता। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का सिनेरियो अलग होता है। लोकसभा में आप देखिएगा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं। और अभी स्थिति यहाँ पर बीजेपी के अंदर में जो एक प्रयास किया गया है, झारखंड में एक जो प्रयास किया गया है, खासकर बीजेपी के जो आला लीडर हैं, जो आला कमान की ओर से, कि बीजेपी जो में बिखराव था आपस में स्थानीय स्तर पर, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और एक कोशिश की गई है कि वो एक के नेतृत्व स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भाई ये बाबूलाल जी हैं, इनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और आपस में कोई ये नहीं है इन मुद्दों को लेकर के। और हम भ्रष्टाचार को मुद्दों पर, ये एक ऐसा चेहरा है बाबूलाल का जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और जिन्होंने झारखंड के लिए जिनके पास एक विजन है, एक आदिवासी चेहरा है, उसको लेकर चुनावी मैदान में आएगी। अब ईडी के मामले को ले ले कि ईडी के मामले को लेकर के ऐसा नहीं है कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया हो। दोनों जगह गए हैं, दोनों जगह से राहत नहीं मिल पाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ठीक है आप अपना पक्ष रखें ईडी के समक्ष। और ईडी अब इस मामले को, जो उनके पास साक्ष्य हैं, जो इनके ऊपर आरोप हैं, उनका जवाब उनको देना है। उस पर ईडी की कितना सहमत हो पाती है, उसमें इनकी संलिप्तता क्या है, ये तो जांच का विषय है। और ईडी के अधिकारी किस तरह से जांच कर रहे हैं, क्या उनके पास साक्ष्य है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। अब जाने के बाद अब ये है कि अब इनकी गिरफ्तारी के बाद का क्या मामला आएगा सामने और स्थिति क्या होगी। जिस तरह से आनंद जी ने कहा कि शिबू सोरेन, बिल्कुल इसमें कोई कहीं भी तनिक शंका नहीं है कि शिबू सोरेन ही जेएमएम के लिए एक चेहरा रहे हैं। लेकिन अब शिबू सोरेन के बारे में भी स्पष्ट है कि वो डिसीजन लेने के मामले में लगभग डिसीजन जितने सारे हो रहे हैं वो अब जेएमएम में वो हेमंत सोरेन ही ले रहे हैं। एक तरह से सेट साइड कर दिए गए हैं शिबू सोरेन झारखंड में, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसका नतीजा है कि हमारे जेएमएम के कई सीनियर लीडर से बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि उनकी हालत ये है कि वो सीधे सीधे बात भी नहीं कर सकते हैं सीएम से, जो सिस्टम यहाँ चल रहा है। तो इसलिए अब उसमें कितना कंट्रोल, उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने सारा कुछ बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि अब वो हेमंत सोरेन नहीं जो 5 वर्ष पहले थे, काफी परिपक्व हो गए हैं, काफी मतलब एक अच्छे इन बातों को तरीके से अब किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो कल की बैठक के बाद समझ में आएगा। दूसरी तरफ एक बात जो और कही उन्होंने, 1 साल की बाध्यता है जो, उसमें अब इलेक्शन कमीशन अगर उनको अनुमति नहीं देता है तो फिर ये राज्यपाल भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन या की अनुशंसा कर सकते हैं। अभी देखना है, अब कल की बैठक के बाद जो मामला राज्यपाल के पास जाएगा और इसमें जो हेमंत सोरेन जब परेड कराएंगे उसमें क्या होता है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है और एक हवाला भी दिया गया है कि
1 साल की जो आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है कि 6 महीने के अंदर नहीं चुनाव इस तरह से कराए जा सकेंगे और फिर कल्पना सोरेन जो है वो नहीं बन पाएंगी चीफ मिनिस्टर। तो क्या होगा और किस तरह से आगे स्थितियां बदलेंगी, ये बड़े अभी अभी टेक्निकल जो पेच हैं वो अभी फंसे हुए हैं। लेकिन आनंद जी, क्या ये साफ तौर पर नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए आप ये देखें कि केजरीवाल से लेकर चाहे हम महुआ मोइत्रा की बात करें और संजय सिंह से लेकर और अब झारखंड हेमंत सोरेन से लेकर तमाम जो बड़े लीडर हैं, और बिहार में भी अभी हमने देखा हाल ही में कि वो सब कुछ करने की कोशिश की गई, हालांकि हाथ कुछ नहीं लगा बीजेपी के। लेकिन तमाम तरह की खबरें जो है वो प्लान करने की कोशिश की गई, एक तरह की दरार पैदा करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। अब वही कोशिश क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में करने की कोशिश है और एक घबराहट है इंडिया गठबंधन को लेकर, चाहे दिखाए ना, लेकिन उन्हें पता है कि 28 दल एक साथ इकट्ठा हुए हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्हें पता है ये तमाम चैलेंजेस उनके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम दल एक साथ आए हैं। देखिए, घबराए हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी इस मॉडल पर काम कर रही है कि जिन गठबंधन से या जिन दलों के आने से उसकी एक भी सीट कम हो जाए, तो उस वैसा वो होने नहीं देना चाहती। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें हैं आज, मतलब एनडीए के पास 11 सीटें बीजेपी की है, एक आजसू का है, और 2 सीटें, एक सीट कांग्रेस के पास, एक जेएमएम के पास है। बीजेपी इस बार सभी 14 सीटें लेना चाहती है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो अभी इंडिया अलायंस का बन गया है, आदिवासियों में जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो ईसाई बन गए, वो कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं ज्यादा। उसमें मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने तेलंगाना में देख लिया, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का जो ट्रेंड है उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को भी आजमाया जरूर, लेकिन अब वे धीरे धीरे फिर कांग्रेस के पीछे आ रहे हैं। तो एक खतरा बीजेपी को यह है कि आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर इंडिया अलायंस की तरफ चला जाएगा तो उसको आने वाले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें उसके पास है वो घट सकती है। इसलिए हेमंत सोरेन के साथ साम दाम दंड भेद का सारे प्रयोग कर लिया गया है। अगस्त के महीने से उनको चुनाव आयोग के लिफाफे के बहाने या ईडी की जांच के बहाने ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम उस अलायंस को छोड़ दो, हमारे अलायंस में आ जाओ। ये खबरें भी आई थी कि उनको कहा गया है कि आप जेएमएम झारखंड की सभी 14 सीटों पर अकेला चुनाव लड़ जाए, ताकि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, और बीजेपी जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदे में रहेगी, ये सभी बात जानते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन और बीजेपी बहुत कट्टर दुश्मन रहे हैं। 3 सरकारों में बीजेपी के साथ या बीजेपी उनकी सरकार में रही है। गुरु जी की सरकार में बीजेपी रही, हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा की सरकार में, तो लेकिन सहज नहीं रह पाता है जेएमएम, क्योंकि बीजेपी एक अपर पार्टनर हो जाता है तो जेएमएम के लिए ज्यादा कुछ करना संभव नहीं होता, जबकि कांग्रेस के साथ उसको काफी सहूलियत होती है। और इन सब मसलों को लेकर हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं, और क्योंकि वे अभी आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से उनकी जो राजनीति है वो ट्राइबल सेंट्रिक राजनीति है। बीजेपी अब इसमें घुसना चाहती है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी सीटों पर उनको जीत मिली है, वो 3 साल 4 साल से काम कर रहे थे डीलिस्टिंग का मुद्दा लेकर के। जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए, जो आदिवासी, उनको डीलिस्ट कर दिया जाए, उनको आदिवासी का आरक्षण नहीं मिले, और यही धीरे धीरे अब झारखंड में शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक रैली हुई थी डीलिस्टिंग को लेकर, और बीजेपी के लोग भी उसमें थे ज्यादातर के। अब कांग्रेस उसके विरोध में एक अलग रैली करने जा रही है, रीलिस्टिंग और इन सब बातों को लेकर। तो एक आदिवासी वोटों की लड़ाई चल रही है, यही सब लेकर चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि डर उस तरह का है, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती है कि एक भी सीट उसको हिंदी पट्टी से गंवानी पड़े, क्योंकि उसको पता है कि बंगाल में उसको सीटें नहीं मिल रही हैं, साउथ इंडिया में उसको सीटें नहीं मिलेंगी, उड़ीसा में उसको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, बिहार में उसकी स्थिति खराब है। तो बिहार में भी नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है कि हो सकता है कि वो वापस एनडीए में चले जाएं, उनका 2 डिप्टी सीएम बन जाए। तो संभावनाएं अभी बीजेपी ने इस तरह से पैदा कर दी है कि लोगों में ये धारणा चली जाए कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई है, एकता नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, और इन सब चीजों का लाभ उनको चुनाव में मिल जाए। दूसरी बात की एक जो झारखंड की बात है, बीजेपी काफी पहले से चाहती है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि झारखंड में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो जाए, ताकि मुद्दे अलग अलग न बटे, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा तो मुद्दे बटेंगे। लेकिन जब एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका कुछ न कुछ लाभ विधानसभा में मिलेगा। तो ये कोशिश है, अभी कितनी कारगर होगी, क्या परिस्थितियां बनेगी, अभी तो नहीं कहा जा सकता,
लेकिन ये कोशिश जरूर होगी। जी, क्या अडानी फैक्टर भी है झारखंड में? नहीं, ऐसा कोई फैक्टर। जी। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उन उन राज्यों को भी अनस्टेबल करने की कोशिश है, जहां कहीं ना कहीं अडानी फैक्टर जो है वो स्ट्रांग है। छत्तीसगढ़ से लेकर कई जगहों पर, कई राज्यों में हमने देखा है, और इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लगातार कांग्रेस इन मामलों को उठाती रही है, लगातार वो बताते रहे कि कैसे गठजोड़ की जो सरकार जो है वो चल रही है। लेकिन मैं बिलाल साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर क्या आपको लग रहा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी उस तरह से मजबूत नहीं है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना ले, या फिर अपने बलबूते पर उसकी वो सीटें आ जाएं, वहां वहां उन सरकारों को, उन राज्य सरकारों को वो कमजोर करना चाहती है, और कहीं ना कहीं एक डर, एक भय पैदा करना चाहती है, ताकि और भी दल उस इंडिया गठबंधन से छिटके। और यही उसकी प्लानिंग है। इसीलिए आप ये देखें कि लगातार तमाम जो विपक्ष के नेता है, अगर वो उनके साथ शामिल हो जाएं तो जाहिर सी बात है उनके दाग धुल जाते हैं, जिससे मैंने पहले कहा। लेकिन शामिल नहीं होंगे तो किस तरह से ईडी के जरिए, दूसरी संस्थाओं के जरिए उनको परेशान किया जाएगा। इस तरह के हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिनके साथ ऐसा किया गया है। देखिए, मैं फर्स्ट शॉट में यही कह रहा था कि जो ईडी एंड सीबीआई की यूटिलिटी है वो इंडिया गठबंधन के जो लार्जर नैरेटिव है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए की जा रही है, ताकि उसको एक करप्शन के परसेप्शन में रैप कर दिया जाए। देखिए, जी। लार्जर लार्जर जो लोकसभा का चुनाव होना है वो परसेप्शन पे होना है और नैरेटिव पर होना है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से अपने घटक दलों को यूनाइट करने की कोशिश की है, और वो बहुत जल्द अब सीट शेयरिंग के प्रोसेस से भी होकर गुजर रही है। इस माह तकरीबन जनवरी के अंदर ही इंडिया गठबंधन 4 या 5 रैली आयोजित करने जा रहा है पूरे देश के अंदर। बंगाल का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, झारखंड का जहां तक सवाल है, बिहार का जहां तक सवाल है, दिल्ली का जहां तक सवाल है, पंजाब का जहां तक सवाल है, तो यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर जो बैठकों का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। और कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है उसने अपने अपने इनपुट्स, जो हाई कमांड कमेटी मुकुल वासनिक के नेतृत्व में बनाई गई है, उसको फर्स्ट राउंड के इनपुट दे भी दिए हैं। तो लार्जर लेवल पर अगर आप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यही 125 सीटें हो जाती है तकरीबन। तो ये इशू अपने आप में सीट शेयरिंग का जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े पार्टनर्स हैं उन्हीं के पास हिस्से जाना है, और कांग्रेस के पास तो यहाँ स्मॉलर पार्ट आना है। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 15% आना है टोटल सीटों का, वेस्ट बंगाल में भी 15% आना है टोटल सीटों का। तो 15% सीटों पर सीट शेयरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो दिक्कत है पंजाब में है, दिल्ली में है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर थोड़ा सा सीट शेयरिंग को लेकर एम्बिग्यूटी जरूर डेवलप हो रही है। लेकिन अगर आप इसके पैरेलल अगर आप देखें, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। 22 जनवरी से हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक राजनीति का एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जाएगी राम मंदिर के माध्यम से। वहीं उस धार्मिक आवरण को राष्ट्रीयता से जोड़ा जाएगा, विकास के माध्यम से जोड़ा जाएगा। वहीं विपक्ष को करप्शन के इश्यूज के अंदर रैप करने की कोशिश की जाए, ताकि पूरे लोकतंत्र के अंदर एक मैसेज दिया जा सके कि जो विपक्ष है या राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इसी के लिए ये सारा ईडी सीबीआई को डिजाइन के माध्यम से वेपन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी राजस्थान में रिश्वत लेके खुद पकड़े गए थे। आपने देखा होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इनको अपने ऑफिस में रोक लिया था। तो ये सारी इश्यूज हैं जो जिन एजेंसियों के माध्यम से आप देश के अंदर एक विपक्ष को करप्शन के परसेप्शन में रैप करना चाहते हैं, वही उनका ही कौन सा परसेप्शन दूध का धुला है। ईडी सीबीआई का जो पब्लिक परसेप्शन है वो तो सबसे करप्ट मानी जाती है आज की तारीख में। तो ये एक पॉलिटिकल नरेशन है जिसको सत्ता पक्ष अपनी यूटिलिटी के एतबार से इस्तेमाल कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुद्दे लोकतंत्र के अंदर जितने महत्वपूर्ण है उन मुद्दों पे चुनाव होना है। और अभी भी कांग्रेस के पास 40% वोट सभी राज्यों में मौजूद है, भले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ वो जरूर हार गई है, लेकिन वोट बैंक के रूप में उसके पास 40% वोट बैंक मौजूद है, और उसको 4 और 5% के वोट बैंक को इजाफे के साथ लोकसभा में रणनीति के साथ उतरना है, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड उसका भारतीय जनता पार्टी से हो सके। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, झारखंड का सवाल है, आपका महाराष्ट्र का सवाल है, पश्चिम बंगाल का सवाल है, दिल्ली का सवाल है, तो यहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है। दक्षिण के अंदर कांग्रेस मजबूत है, उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो कुल मिलाकर कुल ये देखना है कि किसका नैरेटिव हावी हो जाता है। लेकिन मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस वक्त कोतवाल है, तो कोतवाल के पास सारे राइट है कि वो जिसको चाहे थाने में बुला ले, जिसके खिलाफ एफआईआर करा ले। अब कोतवाल पे कार्रवाई कैसे हो? तो सवाल सिर्फ इतना ही सही है कि क्योंकि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी एक सत्ता में मौजूद है, तो उस पर कार्रवाई कैसे हो? तो ये सारी चीजें हैं। तो इस सब चीज को लेकर लड़ाई है। कुल मिलाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी किस हद तक कामयाब होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में ईडी और सीबीआई का भी परसेप्शन कोई दूध का धुला तो है नहीं। जी बिल्कुल। आनंद जी, क्या ये भी कोशिश है कि दिखाया जाए इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, ये देखिए देखिए कितने भ्रष्टाचारी हैं। आपको पता है नैरेटिव सेट करने में हमारे अरे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपको ये लग रहा है कि ये भी एक तरह की ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, कि दिखाया जाए देखिए कैसे भ्रष्टाचारियों के दल हैं, ये एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस को तो वो कहती ही रही है, और परसेप्शन बनाने में और एक तरह की भूमिका बांधने में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत माहिर हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये भी एक तरह की कोशिश है, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं? किस तरह से आप इसको देखते हैं? अगर मैं इंडिया गठबंधन के हवाले से इस पर बात करूं, क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर हम बात करते हैं, जब से इंडिया गठबंधन ये बना है, तब से अगस्त के महीने से ईडी ने नोटिस भेजने शुरू किए हैं उनको। तो ये भी देखें कि ये जो नोटिस भेजने शुरू किए गए, इसकी टाइमिंग्स भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हेमंत सोरेन के पहले भ्रष्टाचार नहीं था ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ अरेस्टिंग्स जो हुई है, एक जो सत्ता के बड़े दलाल प्रेम प्रकाश अरेस्ट हुए हैं, वो पिछली सरकार यानी जो बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस समय से उनके कारनामे आते रहे हैं। साहिबगंज में जो पत्थर खनन का घोटाला हो रहा है, वहां विधायक सरयू राय इस मामले को लेकर आरोप लगाते रहे कि ये 2020 के पहले से 2016 के आसपास से होता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ हेमंत सोरेन के राज में हुआ है, पहले भी होते रहे हैं। और बीजेपी ने कहीं ये भी बातें कही जाती हैं कि रघुवर दास जी जो पहले मंत्री थे, उनको राज्यपाल बनाया ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पर उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की बातें हुई थी, उन पर उंगली न उठ सके। क्योंकि पूजा सिंघल पर जिस मनरेगा घोटाला के मामले में जो आईएएस अधिकारी है उनको जेल भेजा गया है, वो पूरा का पूरा मनरेगा घोटाला रघुवर दास के समय उनको क्लीन चिट दी गई थी उस घोटाले से, और उसी घोटाले के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो भ्रष्टाचारी वाली बात चल रही है, मुख्यमंत्री के साथ जो चल रहा है तो चल रहा है। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, उनके यहाँ जो इनकम टैक्स की छापेमारी में 350 करोड़ की ज्यादा की रकम बरामद हो गई। इससे प्रशासन को स्टैब्लिश करने में मदद मिल रही है कि ये गठबंधन जो है, कांग्रेस तो पहले से भ्रष्ट थी, ये लोग भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनको भी भ्रष्ट साबित करे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि अधिकारियों से बात करेंगे तो कोई भी कहता है कि बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, छोटे छोटे पदों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, ये सब बातें भी हैं। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन राजनीति में जैसा पहले इन्होंने कहा कि राजनीति में हर पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं और अगला ही भ्रष्टाचारी। लेकिन नैरेटिव में बनाने की कोशिश जरूर हो रही है। सभी राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां ईडी ज्यादा सक्रिय है, और ऑब्वियस कारणों से सक्रिय है, क्योंकि जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, एक तो हिंदुत्व का मुद्दा आएगा, हमने सब जान गए जब यही राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव होना है। लेकिन दूसरा है कि जहां ये मुद्दा काम नहीं करेगा, वहां ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आएंगे, और 2-3 जैसे अरविंद केजरीवाल को 2 सम्मन भेजे जा चुके हैं, तीसरा सम्मन का भी उनको टाइमिंग है, शायद 3 तारीख को कल ही हाजिर होना है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को बुला लिया गया है। ये सब नहीं जा रहे हैं 2-3 सम्मनों पर, 6 सम्मन पर नहीं। तो ये क्या इसी बहाने इन लोगों को अंदर कर दिया जाएगा? और हम देख रहे हैं ईडी के केस में 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल से बेल नहीं मिलती है। तो अगर अपने क्षेत्रीय दलों के गठबंधनों के प्रमुख नेता अगर जेल चले जाएंगे, तो उनका कैडर हताश हो जाएगा। उनके पास
गठबंधन की अगुवाई कर, जैसे हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के झारखंड में इकलौते नेता है। अगर उनको जेल जाने की नौबत आ जाती है, अगर वो जेल चले जाते, तो अलायंस को लीड कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल है, उसी तरह से तेजस्वी यादव है। तो अपनी अपनी पार्टियों के जो प्रमुख लोग हैं, इनको अगर जेल भेज दिया जाता है, तो एक मुझे लगता है कि बीजेपी की मंशा हो सकती है कि जब नेता ही नहीं रहेगा, सेनापति ही नहीं रहेगा, तो सेना लड़ेगी कैसे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे शाहनवाज साहब, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं झारखंड की सियासत के लिए, और क्या आपको लगा है, जिस तरह से अभी आनंद जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि जब सेनापति नहीं होगा तो जो सीटों की शेयरिंग, ये तमाम फॉर्मूले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चेहरा है, जिस पर पार्टी खड़ी है, वही सारी चीजें तय करते हैं और वही मीटिंग्स वगैरह में भी शामिल होते हैं। तो उन्हीं पर ही अगर ईडी की इस तरह से तलवार लटकी होगी और बीजेपी पूरी तरीके से सियासत जो करती हुई नजर आ रही है कि कैसे भी करके इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनमें एक तरह की फूट डाल दी जाए या उन्हें कमजोर कर दिया जाए, कम से कम जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पे वो राज्य जहां पर वो अपने दम पर नहीं सरकार बना सकते, यहाँ पर वहां पर वो कमजोर है, उन राज्यों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसलिए साफ तौर पर आप देखिए झारखंड, बिहार, दिल्ली, ये वो जगहें हैं जहां वो बहुत मजबूत नहीं है बीजेपी, और हिंदी पट्टी के ये राज्य हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट करने की कोशिश साफ तौर पर दिखती है। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए आनंद जी की जो बात कही उन्होंने, मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने स्पष्ट कहा है, लेकिन वहीं केवल आप एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करके आप उससे बच नहीं सकते, मैं यही कहूंगा। और एक मैसेज तो गया ही है कि करप्शन की बात करें, और करप्शन झारखंड में, जैसा आनंद जी ने बताया कि पिछली सरकार में भी था, अभी भी है, और ये लगातार करप्शन के मुद्दों को लेकर के बीजेपी का जो अब बीजेपी जो जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहती है, विधानसभा चुनाव के लिए जो मुद्दे हो सकते हैं, यहाँ वो दोनों हो सकता है। ये अभी बीजेपी का ये कदम कितना इसको बीजेपी को लाभ मिलेगा, बोलना थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर ट्राइबल में अगर ये, क्योंकि ट्राइबल थोड़े जज्बाती होते हैं, और जिस तरह से एक लंबे समय तक संघर्ष किया है गुरुजी ने, और शिबू सोरेन जो जेएमएम के सुप्रीमो है, तो उनके साथ जो जुड़ाव रहा है, लेकिन वही फिर देखना है कि शिबू सोरेन कितना एक्टिवली इस मामले को डील करते हैं। अगर वो फेस कल्पना सोरेन बनती हैं तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अपर हैंड बीजेपी हमको नजर आ रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन को वो एक्सेप्टेंस और वो नहीं मिल पाएगा जो शिबू सोरेन का रहा या जो हेमंत सोरेन को मिल रहा है। अब कल का दिन बहुत अहम रहेगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक में अगर कल्पना सोरेन पर सहमति बनती है, जिसकी बहुत संभावना है, जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन के नाम को ही तय किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा, और इसका लाभ जो है विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को मिलने जा रहा है। जी। और ये भी इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं ईडी के, और हमने देखा कि अब तक जितने नोटिसेस आए हैं, जाहिर सी बात है वो गए नहीं है वहां पर, और अभी जो है जिस तरह से अभी बता रहे थे शाहनवाज साहब की, बंद लिफाफा जो है वो भेजा गया है, उसमें क्या है अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है। ये भी देखा जाएगा कि क्या इससे उनको सिंपैथी मिलती है, और क्या वो सिंपैथी गेन करने में हेमंत सोरेन जो है वो कामयाब रहते हैं, कि देखिए किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको कैसे कमजोर करने की कोशिश, उनको टारगेट करने की कोशिश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये सब आपके सामने है। इससे साफ दिखता है कि कितना भी वो दिखाने की कोशिश करें कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर है, या तमाम तरह की खबरें प्लान करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये जिस तरह की कार्रवाई साफ तौर पर दिखाती है कि जिन राज्यों में वो खुद मजबूत नहीं है, खासतौर पर हिंदी पट्टी के जो है, वहां किस तरह की प्लानिंग ईडी के जरिए की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी।